दोस्तों, एक ब्लैक होल स्पेस में मौजूद बेहद ही डेंस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट तक बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल्स बहुत ही मिस्टीरियस और एग्जॉटिक चीजें हैं। ये ग्रेविटी कैसे काम करता है ये जानने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुत सारा मास एक छोटी सी जगह पर कंप्रेस हो जाता है तब जो ऑब्जेक्ट बनता है वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को फाड़ के रख देता है और ऐसे ऑब्जेक्ट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी भी पास के मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट करके उसे लिटरली खा जाता है। किसी भी तरह का लाइट यहाँ तक कि एक्स रेज भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से एस्केप नहीं हो सकता। इवेंट होराइजन एक बाउंड्री की तरह होता है जो ब्लैक होल्स की लिमिट को दर्शाता है। इस इवेंट होराइजन से निकलने के लिए आपकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। अब आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये स्टेट करती है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकती और इवेंट होराइजन से कोई भी चीज पास नहीं कर सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी चीज जो ब्लैक होल के अंदर जाती है वो कभी भी बाहर नहीं आ सकती। इतना सब कुछ तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि अगर कोई भी चीज लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती और अगर ब्लैक होल लाइट के साथ हर चीज को अपने अंदर ट्रैप कर सकता है तो आखिर ग्रेविटी ब्लैक होल से कैसे एस्केप कर जाती है? हाँ क्या मतलब आखिर हम सबको पता है कि ब्लैक होल्स बहुत सारा ग्रेविटी एक्सर्ट करता है और आखिर ग्रेविटी भी तो ये क्वांटिटी की तरह ही है, तो भला ये ग्रेविटी ब्लैक होल्स में से निकलने में कामयाब कैसे हो जाती है? आज हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि हाउ डज ग्रेविटी एस्केप ए ब्लैक होल। दोस्तों, ग्रेविटी ब्लैक होल से कैसे एस्केप कर जाती है ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और जो भी ग्रेविटी के बारे में जानता है उसके मन में एक ना एक बार तो ये सवाल जरूर आया होगा और इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ग्रेविटी वैसे काम नहीं करती जैसा कि आप शायद सोचते हैं। ग्रेविटी के बारे में सोचने का सबसे कॉमन तरीका है दो मासेस के बीच के फोर्सेस को समझना। अब जैसे कि हमारी धरती चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, वैसे ही चांद भी धरती को अपनी तरफ खींचता है। अब न्यूटन ने ग्रेविटी के लिए सबसे पहले फोर्स मॉडल को ही डेवलप किया था जिससे उन्होंने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी को डिफाइन किया था। 20वीं सदी तक ग्रेविटी की यही थियरी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और यहाँ तक कि आज भी इस थियरी को पढ़ा जाता है। इस मॉडल ऑफ ग्रेविटी पर हम कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक यूनिवर्स है जिसमें सिर्फ एक सिंगल मास प्रेजेंट है। इस मास के दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस मौजूद है और सिर्फ यही ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के सेंटर में मौजूद है और इसका नाम हम ललित रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ललित नाम के मास के पास कोई ग्रेविटी की फोर्स होगी? अब अगर ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो ललित के पास किसी तरह की ग्रेविटी नहीं होगी। ललित के आसपास कोई मास है ही नहीं जिससे वो पुल कर सके, इसका मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। अब अगर इस यूनिवर्स में हम एक और मास ऐड कर दे जिसका नाम मुन्ना है तो क्या होगा? अब ललित और मुन्ना दोनों ही एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इस सिचुएशन में ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ये ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ ललित और मुन्ना के बीच में ही एग्जिस्ट करेगी और कहीं भी नहीं। अब इस फोर्स मॉडल की एक प्रॉब्लम यह है कि इसे मासेस की जरूरत है ताकि वो एम्प्टी स्पेस में मौजूद दूसरे मासेस पर किसी तरह का फोर्स एक्सर्ट कर सके। अब इस एक्शन एट ए डिस्टेंस के प्रॉब्लम को 19वीं सदी के शुरुआत में लैपलेस नाम के वैज्ञानिक ने सॉल्व किया था। उनका आइडिया ये था कि एक मास दूसरे मास की तरफ किसी एनर्जी की वजह से रीच करता है। इस एनर्जी को उन्होंने फील्ड का नाम दिया। दूसरे मासेस इस फील्ड को एक फोर्स की तरह महसूस करेंगे जो उनके ऊपर एक्ट कर रही है। तो अब अगर हम फिर से अपने ललित नाम के मास को एम्प्टी यूनिवर्स में इमेजिन करें तो ये कह सकते हैं कि दूर दूर तक कोई मास ना होने के बाद भी उसके अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब इससे हम अपने एक्शन एट ए डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मुन्ना नाम के मास को इस यूनिवर्स में लाएं तो भी वो सिर्फ ललित के ग्रेविटेशनल फील्ड को ही फील कर रही है और उसे एक फोर्स की तरह एक्सपीरियंस कर रही है। अब ये दोनों ही फोर्स मॉडल और फील्ड मॉडल ऑफ ग्रेविटी एक ही जैसा प्रेडिक्शन देती है, तो एक्सपेरिमेंटली इन दोनों में डिफरेंस बताना मुश्किल है। मैथमेटिकली फील्ड्स ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है जिस पे वर्क किया जा सकता है। फील्ड्स की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जैसी चीजों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसीलिए हम न्यूटोनियन ग्रेविटी को फील्ड की तरह ही देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल से एक और सवाल खड़ा होता है
मान लीजिए कि हमने ललित नाम के मास की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो अब मुन्ना को इस चेंज को समझने में कितना वक्त लगेगा। दूसरी भाषा में बोलूं तो कितनी स्पीड से ग्रेविटेशनल फील्ड में हमें चेंज देखने को मिलेगा। जब लैपलेस ने इस आइडिया को देखा तो उसने सोचा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहे चेंजेस इंस्टेंटली होने चाहिए। ग्रेविटी की स्पीड एक तरह से इनफाइनाइट होनी चाहिए। उस समय यह देखना कि ग्रेविटी की स्पीड इनफाइनाइट हो सकती है इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि इस थियरी में बहुत से अल्टरनेटिव ग्रेविटी के आइडियाज को आर्ग्यू किया जाता था। लेकिन यह सब बदल गया जब आइंस्टाइन ने 20वीं सदी में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा, जिसके मुताबिक कोई भी चीज लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर यह सही है तो हमारी थियरी ऑफ ग्रेविटी में कुछ बहुत ही गलत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन ने इस थियरी में जो फॉर्मूला इन्वेंट किया था E=mc², उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया था। उन्होंने पहली बार यह इजाद किया था जिसे आज तक दुनिया भर में लोग न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने में काम में लाते हैं। आपको इनके लाइफ के बारे में और भी नजदीक से जानना है तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो आपको मिलेगी कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ कंटेंट, और ये ऑडियो बुक आपको यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में सुनने को मिल जाएगी। अभी तो आप बोल नहीं सकते ना कि इंग्लिश नहीं समझ में आता, और तो और इनके ऐप में मंथ एंड सेल चल रहा है, जहां पर आपको एक्सक्लूसिव 50% ऑफ मिलेगा जब आप कूपन कोड FEB50 यूज करोगे तो। बट कूपन केवल 28 फरवरी तक ही वैलिड है, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट में भी। साल 1915 तक आइंस्टाइन ने ग्रेविटी का नया मॉडल डेवलप कर लिया था, जिसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। इसने दोनों न्यूटन्स ग्रेविटेशनल मॉडल और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से सेटिस्फाई किया। इस थियरी के मुताबिक जब न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे दो लार्ज मैसेस एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, तब वो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते हैं जो बाहर की तरफ रेडिएट होते हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल होते हैं। अब हमने ग्रेविटेशनल वेव्स के इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी खोजे हैं। बाइनरी पल्सार सिस्टम को ऑब्जर्व करके हमने ये देखा कि उसका ऑर्बिट टाइम के साथ डीके करता है। ये ऑर्बिटल डीके इसीलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स एनर्जी को सिस्टम से अलग ले जाते हैं। ये रेट ऑफ डीके एक तरह से ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्व करने पर यह भी कंफर्म हो गया कि ये वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। अब ये बात तो कंफर्म हो गया कि ग्रेविटी की स्पीड इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट होती है। याद है हमने देखा था कि जब ग्रेविटी की स्पीड इनफाइनाइट थी तब ललित को मूव करने पर मुन्ना को भी उसका रिएक्शन तुरंत फील होगा। लेकिन अब जब ग्रेविटेशनल फील्ड फाइनाइट हो गई है तो चेंजेस तुरंत कैसे फील होंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड तो नहीं, लेकिन जनरल थियरी में ग्रेविटी एक एनर्जी फील्ड नहीं है। आइंस्टाइन के आने से बहुत पहले ये अज्यूम किया जाता था कि ऑब्जेक्ट और एनर्जी फील्ड्स स्पेस में एक पर्टिकुलर टाइम पर इंटरैक्ट करती थी। इस तरीके से स्पेस और टाइम बैकग्राउंड बन जाता है जहां चीजें होती है। स्पेस और टाइम एक कॉस्मिक ग्रिड की तरह था जिसके थ्रू कोई भी चीज मेजर की जा सकती थी। लेकिन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप करने से आइंस्टाइन ने यह देखा कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट बैकग्राउंड नहीं हो सकते। न्यूटन के व्यू में एक कोई भी इवेंट अलग अलग पॉइंट से भी देखा जाए तो भी सेम टाइम में ही ऑब्जर्व किया जाएगा। वहीं आइंस्टाइन ने कहा कि हर चीज रिलेटिव है। एक कोई भी इवेंट अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे ऑब्जर्वर्स के लिए अलग अलग वक्त में खत्म होगा। इसका मतलब स्पेस और टाइम कोई फिक्स्ड बैकग्राउंड नहीं है। स्पेस और टाइम इवेंट्स के बीच का रिलेशन है जो इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कब और कहां पर प्रेजेंट है। यह प्रिंसिपल आइंस्टाइन की थियरी ऑफ ग्रेविटी में भी देखा गया है। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटी कोई एनर्जी फील्ड नहीं है, बल्कि ये ऐसा मास है जो स्पेस और टाइम के बीच के रिलेशन को बिगाड़ता या तोड़ता है। अब अगर हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल पे जाए और ललित नाम के मास को एम्प्टी यूनिवर्स में फिर से रख दे तो ये कह सकते हैं कि उसके अराउंड का स्पेस और टाइम डिस्टॉर्ट हो गया है। और जब हम उसके पास मुन्ना नाम की किसी चीज को रख दे तो उसके बीच का स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन उसे ललित की तरफ मूव करता है। ऐसा देखने में लगता है जैसे मुन्ना ललित की तरफ किसी फोर्स से जा रहा है, लेकिन असल में ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट हो चुकी है। एक फिजिसिस्ट का कहना है कि स्पेस टाइम हमें ये बताता है कि मैटर कैसे मूव करता है और मैटर स्पेस टाइम को ये बताता है कि कैसे कर्व किया जा सकता है। इसीलिए ग्रेविटी इतना इंस्टेंटली एक्ट करती है जबकि ग्रेविटेशनल वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल कर रही होती है। दरअसल ग्रेविटी ऐसी चीज नहीं है जो स्पेस टाइम के थ्रू ट्रैवल करती है, बल्कि ग्रेविटी ही स्पेस टाइम है।
एक ब्लैक होल स्पेस टाइम के एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन को प्रेजेंट करता है, जिसके पास बहुत ही डेंस मास है। ऐसा स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन लाइट और मैटर तक को एस्केप करने नहीं देता, लेकिन ये स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन ग्रेविटी ही है। इसे ब्लैक होल से एस्केप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ब्लैक होल है। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ग्रेविटी और ब्लैक होल के बीच का ये रिश्ता पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और अभी तक आप ये क्लियर हो चुके होंगे कि ग्रेविटी असल में क्या होता है। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप ग्रेविटी के बारे में आज तक क्या सोचते थे और आज के इस वीडियो ने आपके ग्रेविटी के नजरिए को कैसे बदल दिया। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।